हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, जो आपकी 9th क्लास की बुक है कृतिका भाग 1, उसका जो पार्ट 2 है मेरे संग की औरत, आज हम उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। और जो इसकी लेखिका है मेरे संग औरत की, वो है आपकी मृदुला गर्ग। और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1938 में 1938 में, और जन्म स्थान था इनका कोलकाता। तो आज हम जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। लेकिन प्रश्नों को और उत्तरों को शुरू करने से पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर है, लेखिका अपनी नानी को बिना देखे भी प्रभावित थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व में निम्नलिखित बातें थीं। तो वो क्या बातें थीं? वही बातें थीं स्पष्टवादी महिला, यानी कि किसी भी बात को बिना किसी घुमा फिरा करके एकदम से क्लियर कट कहना, दो टूक कहना। तो लेखिका की नानी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा के सामने पर्दे का लिहाज ना करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए कहती हैं। उनकी स्पष्टवादिता देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र विचारों की महिला। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भले ही वे परंपरागत तरीके से रहती थी, परंतु निजी जीवन में वे काफ़ी आज़ाद ख्यालों वाली महिला थी। अगला प्रश्न जो पॉइंट है इसका, ममतामयी माँ। लेखिका की नानी ममतामयी माँ थी। अन्य भारतीय औरतों की तरह ही वे अपनी बेटी के 15 साल के होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगती हैं, जबकि उनके पति को ऐसी चिंता नहीं थी। अगला पॉइंट है, आज़ादी का जज्बा। लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीके में रहती थी। वे अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, परंतु अपनी बेटी की शादी उस नौजवान के साथ करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। अगला पॉइंट है, दूसरों के जीवन में दखल ना देने वाली। नानी के पति जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे तो वे विलायती ढंग से जीवन बसर करने लगी, परंतु नानी ने कभी इनकी जीवन शैली में दखल नहीं दिया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो इसका उत्तर है, लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली, पुराने विचारों की औरत थी। उसका स्वतंत्रता के आंदोलन में सीधा योगदान तो नहीं था, किंतु वह अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी नौजवान आज़ादी के सिपाही से ही करना चाहती थी। यह बात वे अपने पति से न कहकर उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहती हैं कि अपने जैसा ही वर मेरी बेटी के लिए तय कर दीजिए। इस प्रकार वे अपनी बेटी की शादी एक ऐसे होनहार युवक से तय करती हैं जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में उनकी परोक्ष भागीदारी रही। अगला प्रश्न है 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में का है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। खा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो का जो उत्तर है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, लेखिका की माँ की शादी आज़ादी के आंदोलनरत युवक से हुई। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीती रहीं और खादी की ही साड़ी पहनती रहीं। अगला पॉइंट है इसका, लेखिका की माँ अलग ही शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ
ईमानदारी और निष्पक्षता इस प्रकार मिली जुली थी कि वे परिजात सी जादुई लगती थी। अगला पॉइंट है, लेखिका की माँ के मन में आज़ादी का भरपूर जुनून था और वे भरपूर निभाती भी थीं। यह जुनून वे अपने तरीके से निभाती थीं। अगला पॉइंट है, लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके इस गुण के कारण उन्हें परिवार वालों का आदर प्राप्त था। अगला पॉइंट, लेखिका की माँ एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं करती थी। मतलब यह है बच्चों कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात बताता था, उस बात को गोपनीय रखती थी, यानी कि मन में ही रखती थी, गुप्त रखती थी, किसी के सामने उसको शेयर नहीं करती थी। इस कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती प्राप्त थी, यानी हर कोई व्यक्ति उनसे अपनी मन की बातों को आसानी से बिना किसी झिझक के या डर के कह देता था। तो अगला पॉइंट है इसका, लेखिका की माँ इतनी नाजुक जान थी कि खादी की साड़ी पहनते हुए उनकी कमर चनका खा जाती। घर वाले भी उन्हें किसी ठोस कार्य के लिए नहीं कहते थे। अगला है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण। तो पहला पॉइंट है, गैर पारंपरिक। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। परिवार के सदस्यों को बंधी बधाई लीक से हटकर चलने की छूट थी। स्वयं दादी पर अपरिग्रह की सनक सवार रहती थी। उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का संचय नहीं किया। घर के परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आज़ादी थी। अनावश्यक वस्त्रों का संचय से तात्पर्य है बच्चों, जो जैसे इतने नहीं कि जरूरी नहीं है कपड़े, तो इतने ज़्यादा नहीं मतलब घर में इकट्ठे होने चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतने ही कपड़ों का संचय, यानी कि एकत्रित होना, या घर में उतने ही कपड़े जितने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है इसका, समानता का वातावरण। लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी। अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर दादी माँ ने बार बार कन्या पैदा होने की मन्नत मांगी थी और यह बात सबको बता भी रखी थी। इस प्रकार घर में समानता का वातावरण था। अगला पॉइंट है इसका, तीसरा, धार्मिक वातावरण। दादी के परिवार का माहौल धार्मिक भी था। वह स्वयं दादी नियम पूर्वक मंदिर जाकर भगवान से मन्नतें मांगती रहती थीं। अगला पॉइंट है, दबाव मुक्त वातावरण। दादी के परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई अपनी राय बलपूर्वक नहीं थोपता था, इसलिए परिवार से कई लेखिकाएं और लेखक सामने आए। अगला है, अच्छे व्यवहार वाला माहौल। लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, शोर न मचाकर चोर को पिटने तथा पुलिस से बचाया। उसी से लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पीने को विवश किया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। चोर से कहा, अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। चोर का स्वभाव परिवर्तित हो गया और वह चोरी छोड़कर खेती का काम उसी घर में करने लगा। अगला है प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसका उत्तर है, परदादी ने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि परदादी के मन में सबसे अलग दिखने की इच्छा रही होगी। समाज के ज़्यादातर लोगों का यही अभिलाषा रहती है कि उनके घर में पहली संतान पुत्र हो। इस प्रकार दादी इन सब से अलग हुई। पुत्री के रूप में उनका एक विचार यह रहा होगा कि पुत्री बड़ी होकर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है तथा वह पुत्र की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारिणी होती है और घर के बड़े बूढ़े सदस्यों की सेवा आसानी से कर देती है। वे खुद भी तो बूढ़ी होने वाली थीं। उनका एक विचार यह भी रहा होगा कि लड़की पैदा होने पर उनकी शादी के समय वे स्वयं तथा पुत्र को कन्यादान करने का पुण्य ले सकेंगी। उनका यह भी विचार रहा होगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बड़ी होकर घर परिवार को अधिक अच्छे ढंग से चला सकती हैं। इसके बाद है बच्चों प्रश्न 5, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए।
तो उत्तर है इसका डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को राह पर लाया जा सकता है, यह बिल्कुल सत्य है। माँ जी जिस कमरे में सोई थी गलती से उसी कमरे में जब चोर घुसा तो पैरों की आहट से माँ जी की नींद खुल गई। यह जानने के बाद भी कमरे में चोर है, माँ जी ने उसे पानी पिलाने को कहा, उसे खाली लोटा देकर कुएं से पानी लाने भी भेज दिया। कुएं पर उस चोर को हवेली के पहरेदार ने पकड़ भी लिया। पानी लाने पर माँ जी ने आधा पानी खुद पिया और आधा पानी उसे पिलाकर उससे माँ बेटे का संबंध बनाकर कहा, एक ही लोटे से पानी पीने के कारण हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। माँ जी के इस व्यवहार से चोर बदल गया और उससे चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। माँ जी यदि चोर को मारती पीटती या पकड़कर पुलिस के हवाले करती तो उसे इतनी आसानी से राह पर नहीं लाया जा सकता था। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, प्रश्न 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है इसका शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला प्रयास क्या था? प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए बिशप से प्रार्थना करना। शादी के बाद लेखिका जब डालमिया नगर के कर्नाटक के बागलकोट पहुंची तब तक स्वयं लेखिका के 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो रहे थे और वहां पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने आसपास के लोगों की राय लेकर पास के कैथोलिक बिशप से यह प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का कष्ट करें। परंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन जनसंख्या की कमी का हवाला देकर बिशप ने ऐसा करने से अपनी असमर्थता प्रकट की, यानी कि उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अगला पॉइंट है इसका खा, प्राइमरी स्कूल खोलकर सरकार से मान्यता दिलवाना। बिशप के स्कूल खोलने से मना करने पर लेखिका ने हार नहीं मानी और इसके लिए प्रयास करती रही। उन्होंने स्थानीय मेहनती और समृद्ध लोगों की मदद से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। बाद में उन्होंने उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस प्रकार लेखिका और अन्य अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और आगे चलकर शहर के प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों वाले इंसानों को अधिक भाव से देखा जाता है। वे कौन से गुण होने चाहिए? तो वे गुण होने चाहिए, पहला है लेखिका की माँ से घर के सदस्य समय समय पर राय लेते हैं और उनके द्वारा उचित राय दिए जाने के कारण ही घर के सभी लोग उनकी बातें मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। अगला, लेखिका के नाना विलायत से वकालत पढ़कर आए थे और विलायती रहन सहन का ढंग जीवन में अपना रखा था। वे साहबों सा जीवन जीते थे। इसी साहबी खानदान के रौब के कारण लेखिका की माँ को श्रद्धा भाव से देखा जाता था। अगला पॉइंट है इसका गा, समाज में सत्य बोलने वालों का अलग ही स्थान होता है। लेखिका की माँ भी कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण घर में सभी का आदर उन्हें प्राप्त था और वे श्रद्धा भाव से देखी जाती थी। अगला पॉइंट है वे लोग जो किसी की गोपनीय बात को दूसरे से कहकर सार्वजनिक करते हैं वे उस व्यक्ति की निगाह में गिर जाते हैं। लेखिका की माँ में किसी की बात को गोपनीय बनाए रखने की आदत थी। अपनी इसी आदत के कारण वे बाहर वालों की दोस्त थी। लोग उन्हें अपना राजदार समझते थे और श्रद्धा भाव रखते थे। अगला पॉइंट है अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्रश्न 8। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है के आधार पर लेखिका की छोटी बहन के व्यक्तित्व का वर्णन लेखिका की छोटी बहन रेणु के व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय शामिल है। वह जिस काम को करने के लिए सोचती हैं उसे अकेले ही पूरा करके ही रहती हैं। किसी सीमा तक हम इसे उसकी जिद भी कह सकते हैं, पर यह जिद कम, उसका दृढ़ निश्चय अधिक है। उसके सोचने कार्य में कोई उसका साथ ना दे, यह कोई दे या न दे उसका साथ, वह लोगों की परवाह किए बिना उस कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प रहती हैं। पाठ के आधार पर जब 1950 के अंतिम दौर में एक रात भयंकर
बारिश हो गई और पुलों के नीचे पानी तो भर ही गया, साथ ही मकानों की पहली मंजिल में पानी आ गया। सड़कें पानी में डूब गई थी। रेणु के स्कूल की बस उसे लेने नहीं आई क्योंकि यातायात ठप था। घर का फ़ोन भी ठप था। सभी के ये कहने पर कि स्कूल मत जाओ क्योंकि स्कूल बंद होगा, रेणु ने पूछा, आप लोगों को कैसे पता कि स्कूल बंद ही होगा? उसका उचित जवाब किसी के पास न था। वह पैदल 2 मील स्कूल और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। घर के लोगों ने जब उनसे कहा कि हमने तो पहले ही कहा था, तो रेणु ने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? रेणु का शहर में अकेले पानी से लब लब करती सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना उसके अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता की ओर इंगित करता है। लेखिका का व्यक्तित्व। लेखिका संयुक्त परिवार में रहती थी। 2-3 पीढ़ियों के सदस्यों के साथ रहते हुए भी सबको, हर व्यक्ति को अपनी निजता बनाए रखने की पूरी छूट थी। निजता का मतलब अपनी कुछ पर्सनल जो चीज़ें होती हैं या पर्सनल बातें जो होती हैं उनको बनाए रखना की छूट थी। और उसी निजता की छूट का फ़ायदा उठाते हुए लेखिका को अपने व्यक्तित्व के विकास का भरपूर अवसर मिला और उसने शादी के बाद लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। उन्हें इस प्रकार का पारिवारिक माहौल मिला कि अपने लड़की होने पर उन्हें मन में कोई हीन भावना नहीं उपजने पाई। दूसरी ओर नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर वह नाहक रोमानी ही रही। लेखिका ने ब्रदर्स कारा जो उपन्यास कई बार पढ़ा था। उनका यह अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था उन्हें याद हो गया था। वे उनसे जीवन भर प्रभावित होती रहीं और उनका लेखन कार्य भी इस प्रभाव से अछूता न रहा। लेखिका के घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जीती रहीं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लेखिका द्वारा उस समाज की शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने को राजी कर लेना जिस समाज में पति और पत्नी भी पिक्चर देखते समय अलग अलग दड़बों में बैठते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर मेरे संग की औरत के, और आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे।